नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत बहादुर आप सबका संडे लाइव सेशन में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि हम सब ने बता रखा है, दैट इज़ आज का जो टॉपिक है कुछ हटके होने वाला है। दैट इज़ मध्य प्रदेश में 14,000 मेगावाट का कुसुम कंपोनेंट सी में टेंडर निकला है। और आप में से जो लोग भी हैं और आप में से जो लोग भी उस टेंडर में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए स्पेशल सेशन ला रहे हैं आज रमन लड्डा जी, जो कि इन्फोसोल से हैं। एंड आज हम ये पूरी जानकारी लेंगे कि भाई आखिर ये किसके लिए फ़ायदेमंद है, क्या क्या है फाइनेंशियल्स, ज़मीन कैसे देखी जाती है और कौन कौन से पैरामीटर्स को देखा जाता है। ये तमाम चीज़ें आज हमारे साथ हमारे जो एक्सपर्ट रमन लड्डा जी हैं वो हमें बताने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप एक पेन और एक कॉपी ज़रूर ले लीजिए। क्या है कि भाई कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके ज़रूर काम आने वाली हैं। आज का सेशन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज के जो मेहमान हैं हम पहले उनका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। तो ही इज़ रमन लड्डा जी। रमन लड्डा जी, नमस्कार। वेलकम टू सोलर इज़ माई पैशन। एंड आप लोगों को दोस्तों बता दूं कि भाई ही इज़ फ्रॉम इन्फोसोल। और दे इन्फोसोल ऑलमोस्ट मतलब कि दे आर इनटू मेगावाट्स। और उन्होंने अभी तक 50 मेगावाट्स के प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी ऑल इंडिया में मतलब कि महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात ऐसे स्टेट्स में कर चुके हैं। और 100 मेगावाट्स के प्रोजेक्ट्स उनके ऑलरेडी लाइंड अप हैं और 150 मेगावाट्स इस साल और भी उनके बुक्स ऑफ ऑर्डर्स में ऑर्डर बुक्स में लगे हुए हैं। अब कमाल की बात यह है कि भाई ये सब तो ऑलरेडी लगा हुआ है, लेकिन साथ में बीच में अभी एमपी का 14,000 मेगावाट्स का टेंडर निकला है कुसुम कंपोनेंट सी में। अब इसका मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ कि भाई आपको एक अब चूंकि आप में से कई लोग किलोवाट के सेगमेंट में काम कर रहे होंगे और आप में से कई लोग चाह रहे होंगे कि भाई मेगावाट सेगमेंट में भी हमें अपना स्किल्स को इन्हांस करना चाहिए या हमें भी उस सेगमेंट में काम करना है। तो खेल तो वही है, लेकिन खेल का दायरा बढ़ चुका है। हम पहले किलोवाट किलोवाट करते थे, आज हम उसी को अगर हम थोड़ा सा और एक्सपेंड करें तो वो हम मेगावाट में बात करेंगे। लेकिन खेल का दायरा बड़ा है तो खेल के साथ साथ उसके रूल्स भी चेंज हो जाते हैं। अब वही चीज़ें, क्या रूल्स होता है, कैसे क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं, वही हमें रमन जी बताने वाले हैं। तो रमन जी, पहली बात तो मैं अपनी तरफ से और अपने दर्शकों की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि भाई आपने हमारे लिए टाइम निकाला और ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आप यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच सर एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी वंस अगेन। एक्चुअली आज का थोड़ा सा जो सेशन था, इट वाज कमिंग इनटू अ ट्रैवल प्लान, सो आई एम इन अ होटल रूम। Just forgive me if there is some communication or glitches on that front, but yes, अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि अपने जो व्यूअर्स है उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव शेयर जी। कुसुम स्कीम के बारे में और ये जो एमपी की अपॉर्चुनिटी। जी। सो नो डाउट। शुड वी स्टार्ट? थोड़ा सा लैगिंग तो होगा ही होगा। हाँ, क्योंकि हम भी हमेशा अगर हम आउट स्टेशन रहते हैं तो वहाँ पे नेटवर्क की थोड़ी सी दिक्कत होगी। लेकिन मैं दर्शकों को इतना बता देता हूँ कि भाई थोड़ा बहुत अगर हम अपनी जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो हमें वहाँ के नेटवर्क का सहारा लेना पड़ता है। तो थोड़ा सा लैगिंग हुई तो आप थोड़ा सा बेयर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक के साथ। हाँ, और आगे बढ़ते हैं। ओवर टू यू सर। श्योर। सो सर, जैसे कि आप सभी जानते हो, मैं सबसे पहले सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि एग्जैक्टली ये कुसुम स्कीम जो है ये होता क्या है, मतलब एक लेमैन के लैंग्वेज में इसका क्या अर्थ है। तो बेसिकली ये स्कीम जो आई है, ये 3 स्टेक होल्डर्स जो है वो प्राइमरी ओनर्स है ये स्कीम के, फार्मर्स है, कोऑपरेटिव्स है और डेवलपर्स है। इस स्कीम में हो हम क्या कर रहे हैं, तो हम बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज्ड सोलार सिस्टम लगा रहे हैं जो आपके इरिगेशन और जो एग्री लोड है उसको ऑफसेट करने के लिए, ताकि जो फार्मर्स है उनको जो बिजली है वो उसका बिजली मिल जाए और उनको कोई बिजली की कमतरता ना हो।
और ये क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क लगा रहे हैं और 11 केवी पे टर्मिनेट कर रहे हैं, तो इट इज रिकमेंडेड कि ये जो है 5 किलोमीटर के दायरे में हमें लगाना है सब स्टेशन के। अब ये स्कीम क्यों आई है? तो बेसिकली जो सबसे मेन थॉट प्रोसेस है कि अन्नदाता से ऊर्जादाता की ओर जो बढ़ना है। तो प्राइम बेनिफिशियरी जो हम देख रहे हैं स्कीम में वो फार्मर है। फार्मर्स को एक स्टेबल इनकम और क्लीन एनर्जी जो है ये पहुंचाने का इस स्कीम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करवाना, रूरल लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करवाना। और फाइनली जिस क्वांटम में ये स्कीम आ रही है, दिस इज गोइंग टू फॉर्म अ वेरी मेजर रोल इन टर्म्स ऑफ आर एंटायर आरई टारगेट्स, जो हम 500 गीगावाट का टारगेट देख रहे हैं 2030 में। उसमें ये स्कीम का बहुत बड़ा योगदान आने वाला है। और बेसिकली ये स्कीम में होता क्या है कि जो डेवलपर्स है और जो फार्मर्स है वो एसेट जो है वो सेटअप करते हैं और डिस्कॉम के साथ 25 साल का पीपीए साइन अप करते हैं, और फिर उस प्रोजेक्ट को ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स और फाइनेंसिंग एजेंसीज के हेल्प के बेसिस पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो एक थोड़ा सा सिंपलिस्टिक व्यू हमने क्रिएट किया है फॉर आवर व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली ये स्कीम होती क्या है। जी जी। तो फ्रेंड्स, एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। क्या है कि भाई एक एक प्रेजेंटेशन सर बता, बहुत शानदार प्रेजेंटेशन बनाया है। और मैं चाहूँगा कि भाई आप जब बोलेंगे कि भाई आर यू थ्रू, हाँ, आपको ये समझ आ गया कुसुम सी कंपोनेंट का बेसिक, हु, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, क्यों, कहाँ, कब और किधर, ये आपको समझ आ गया, तो अगर आप यस लिख दीजिए, वी विल गो अहेड। हम इसके बाद जो है नेक्स्ट वाला स्लाइड ले लेंगे। आपको ये बेसिक पता लग गया? हाँ, सज्जन जी, रियाज सर, हाँ, दीप गायकवाड़ साहब, मनीष श्रीवास्तव साहब, किशोर बजाज जी, अप्पू, नहीं, आतिश पप्पू, हाँ, कपिल अजमेरा जी, आपको ये समझ आ गया कि भाई ये किसके लिए है, क्या है, क्यों है और कैसे होगा? आपको अगर ये समझ आ गया तो देन आगे समझने में और आसानी होगी। यस, मधुसूदन लड्डा, अरे, मधुसूदन लड्डा सर ने बोला यस, ये समझ में आ गया। थैंक यू मधुसूदन सर। नेक्स्ट सर। यस। सो बेसिकली थोड़ा सा और डिटेल में समझने के लिए कि ये स्कीम में जो स्टेक होल्डर्स है, कोई भी स्कीम को सक्सेस अगर करना है तो एक स्टेक होल्डर अप्रोच जो है कि ये स्कीम के बेनिफिशियरीज कौन कौन है और उनको क्या फायदा हो रहा है, उनकी क्या समस्या हम सॉल्व कर रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि हमने बात की कि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इसमें किसान है। आज के डेट में इंडिया में एवरेज फार्म होल्डिंग जो है वो 2 to 4 एकर्स ही है। तो और इनकी फार्म इनकम जो है वो काफी वेदर पे डिपेंडेंट होती है, और एमपी एक ऐसा स्टेट है जिसमें एग्रीकल्चरल इनकम इज फॉर्मिंग द लार्जेस्ट चंक, आई मीन ऑल ओवर इंडिया ऑल्सो इट इज फॉर्मिंग, बट एमपी में जो वो परसेंटेज है वो इंडिया एवरेज से करीबन 15% ज्यादा है। तो इस वजह से वहां की गवर्नमेंट भी ये चाह रही है कि यार फार्मर्स के लिए हम कैसे उनकी इनकम को जो है उसको स्टेबलाइज करें। किसी फार्मर के पास कोई सरप्लस लैंड होगी, बेरन लैंड होगी, तो उसका रेवेन्यू जनरेशन कैसे करवाए। और एट द एंड ऑफ द डे जब इतना काम होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो एक ग्रास रूट लेवल पे उनके लिए जॉब क्रिएशन भी होगी, और फाइनली फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो गवर्नमेंट प्रॉमिस कर रही है वो भी उन्हें मिलेगी। तो ये रहा फार्मर्स का रोल। और बिकॉज ऑफ द बेनिफिशियरी जिस स्कीम में फार्मर्स होते हैं, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट्स भी काफी प्रमोट करती है, काफी सपोर्ट करती है, स्टेट मैकेनिज्म जो है काफी सपोर्टिव होता है ऐसी स्कीम्स इंप्लीमेंट करने के लिए। देन एक डेवलपर जो है, डेवलपर को बेसिकली एक ऑल्टरनेटिव फिक्स्ड इनकम प्लान मिल जाता है। उनका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। सो जैसे एनपी की बात की जाए तो सीएफए है 30% का, 1 करोड़ 5 लाख पर मेगावाट की सब्सिडी है। और अगर डिस्कॉम की बात की जाए जो यूटिलिटीज है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा केपीआई होता है कि जो एग्रीकल्चरल लोड है, बेसिकली एग्रीकल्चरल लोड हर एक स्टेट में सब्सिडाइज्ड होता है। अब हर साल सब्सिडी देने से अच्छा है कि उनके लिए सोल्यूशन है। ये अगर टी का जो बर्डन है वो कम हो जाए, पर यूनिट सेविंग हो रहा है ऐसे स्कीम्स में। तो जब 14,000 गीगावाट के स्केल पे ऐसे टेंडर्स आते हैं, तो 6-7 हजार करोड़ का तो पर ईयर डिस्कॉम को बेनिफिट डायरेक्टली हो जाता है ऐसे स्कीम्स से।
और उनके ट्रांसमिशन चार्जेस और जो ग्रिड स्टेबिलिटी है वो भी थोड़ा सा इंप्रूव होता है, क्योंकि हम जनरेशन और कंजम्पशन को मैच करने जा रहे हैं लोकलाइज लेवल पे। सो यस, तो ये हो गया एक स्टेक होल्डर पर्सपेक्टिव कि कौन से स्टेक होल्डर को क्या बेनिफिट मिल रहा है। अ, किसी के कोई क्वेश्चंस ये स्टेज तक? अच्छा, ये भी बात है। फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई डाउट आपका? इनफैक्ट हमारे कुछ साथी लिंक्डइन में भी जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि भाई हम लिंक्डइन के भी क्वेश्चंस या पॉइंट्स को हम ज़रूर टेक ओवर करेंगे। इनफैक्ट हमारे जो दोस्त यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं उनके तो हम ले ही रहे हैं, लिंक्डइन के भी कुछ साथी हैं, तो अगर आपके भी अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप वहाँ पे डालिए। मनीष कुमार, मित्तल जी, आलोक अधिकारी जी, महेंद्र कुमारी जी, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप उसको डालिएगा। निमेश सर, नो डाउट आपके जो क्वेश्चन है सर, इज इट फॉर फार्मर्स आर फॉर डेवलपर्स, आपके सारे क्वेश्चंस लेंगे सर। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है कि भाई ये पूरा एक बार प्रेजेंटेशन समझ लेते हैं तो आपके आधे डाउट वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। ओवर टू यू सर। ओके, नाउ अभी पूरे स्टेट्स, मतलब पूरे कंट्री में जो है ये स्कीम काफी प्रोमिनेंट है। बट हम आज एमपी अपॉर्चुनिटी पे इतना क्यों फोकस कर रहे हैं, एमपी क्या स्पेशल ऑफर कर रहा है बाकी स्टेट्स के अगेंस्ट, ये हम थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि ये काफी एक इम्पोर्टेंट पहलू है। तो सबसे बड़ी बात जो है जो एमपी ऑफर कर रहा है आज की डेट में, कि दे द टेंडर इटसेल्फ इज परमिटिंग कि आप नॉन डीसीआर मॉड्यूल लगा दो और आपकी जो सब्सिडी है उसको फोरफिट कर दो। तो आज जो मार्केट डायनामिक्स है और जो ओवरऑल मार्केट सिनारियो है, उसकी वजह से सभी को पता है कि डीसीआर मॉड्यूल्स की अवेलेबिलिटी जो है वो काफ़ी लिमिटेड है। और अनफॉर्चुनेटली ये पेन जो है अगले 3 या 6 महीने तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में सब्सिडी लेने के बावजूद भी नॉन डीसीआर मॉड्यूल्स लेने से हमें जो है करीबन 20 से 25 लाख का बेनिफिट हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है एक डेवलपर के लिए, बिकॉज इसकी वजह से डायरेक्टली उनका 7 to 10% जो है वो कॉस्ट सेविंग हो रही है। दूसरा एडवांटेज एक बिडर के लिए है कि एमपी के केस में 10 से 20 किलोमीटर की रेंज में हमें 50 मेगावाट के क्लस्टर्स मिल रहे हैं। तो बेसिकली एमपी ने क्या किया है कि पूरे क्लस्टर्स को ओपन अप कर दिया है। तो पूरे क्लस्टर्स, पूरे सारे सबस्टेशंस ओपन अप करने से एडवांटेज ये हुआ है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऑन एन एवरेज 300 से 500 मेगावाट की कैपेसिटी आपको मिल रही है। क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में 500 मेगावाट की, 300 से 500 मेगावाट की कैपेसिटी है, तो इजीली हम 20 किलोमीटर्स के क्लस्टर्स बना पा रहे हैं जिसमें हम 50 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स लगा पाएंगे। तो एज गुड एज आपको एक यूटिलिटी प्रोजेक्ट में जो बेनिफिट्स मिलती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती है, वो आपको यहाँ पे मिल सकती है। बहुत सारे सबस्टेशंस जो है एमपी में वो 10 मेगावाट एंड अबव के सबस्टेशन से 30 to 40% सबस्टेशन इस कैपेसिटी की है। तो अगेन आपको एक यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट की जो बेनिफिट्स है वो मिलने में सपोर्ट करता है। अगर हम बाकी स्टेट से कंपेयर करें, यूपी से, महाराष्ट्र से, तो दिस एवरेज कैपेसिटी इज ऑलमोस्ट 2 times हायर इन मध्य प्रदेश एज कंपेयर टू द अदर स्टेट्स। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो बड़ा सिस्टम साइज लगाना चाहते हैं उनके लिए। ओवरऑल एमपी में जो लैंड कॉस्ट है एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स कम है कंपैरेटिवली। सो आपको 6 से 10 लाख पर एकड़ में लैंड भी मिल सकती है, और आपका जो वहां पे रेंटल है लैंड का, वो भी 25 से 40 हजार के बीच में, वो भी कंपैरेटिवली कम है बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में। और एमपी में कोई सीयूएफ का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को इलाबरेट करना चाहता हूँ। बाकी स्टेट्स में इन्होंने क्या किया है कि एक पर्टिकुलर का क्राइटेरिया दे दिया है। लेट्स से के लिए एक सोलर सिस्टम में क्या करते हो कि एक डीसी लगाते हो और एसी लगाते हो। एसी इज द इन्वर्टर रेटिंग एंड डीसी इज द मॉड्यूल रेटिंग। तो इसका जो ओवरलोडिंग है आप 20 से 25% ही कर पाओगे, अगर आपको जो 19% यूएफ प्लस 10% का क्लॉज अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट देती है तो। क्योंकि एमपी में ये क्लॉज नहीं है, तो हम 40 to 45% ओवरलोडिंग करते हैं, कर सकते हैं, और हमारी जो सिस्टम की जो पर यूनिट इकोनॉमिक्स है वो 3 to 4% से ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ये जो 5 बेनिफिट्स है, ये एमपी को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करता है एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ एसेट डेवलपमेंट। किसी के कोई क्वेश्चंस?
ओके। सर यहाँ पे कुछ दो क्वेश्चन टाइप आते हैं। अभी ये जो लैंड की आपने बात किया, तो लैंड शुड बी विद इन 5 किलोमीटर्स perimeters, और यहाँ पे सब आपका बड़े बड़े हर सब स्टेशन में 10 मेगावाट एंड अबव की कैपेसिटी मिल रही है। एम आई राइट सर? वो नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है फ्रेंड्स, आप पेशेंस बनाए रखिए। ये बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन सर ने बनाया है। एंड सर, वो लैंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि भाई लैंड का जो हम बात कर रहे हैं, आप हम्म। यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, दैट इज वहाँ पे जो रेंट है वो 40 to 60 thousand रुपीज़ पर एकड़ चल रहा है, बराबर? करेक्ट। तो दैट इज कंपेरेटिवली लेसर देन रेस्ट बाकी सब एरिया है। सर 25 to 40 thousand पर एकड़। 25 to 40 thousand। एंड सर यहाँ पे ये क्वेश्चन आया था, ये यहाँ पे लैंड खरीदा जाए या लीज पे लिया जाए, अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करना है तो? सर इसमें दो अप्रोचेस है। हम्म। सो मैं ये कह रहा था कि लैंड जो है, अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल है और अगर आप एक एसेट को होल्ड करना चाहते हो 25 साल के हिसाब से, तो डेफिनेटली आपने लैंड परचेस करना चाहिए। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं, आप ये एसेट जो है एक शॉर्ट टर्म के लिए डेवलप कर रहे हैं, आप 1-2 साल के लिए डेवलप करके इसको बाद में बेचना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपने जो है लैंड को लीज करना चाहिए। तो इट डिपेंड्स ऑन टू ऑब्जेक्टिव्स, एक आपके पास क्या फंड्स और वर्किंग कैपिटल अवेलेबल है, और दूसरा आप ये एसेट के ओनर 25 साल तक रहना चाहते हो, या एक आप ये एसेट किसी को सेल करना चाहते हो। और इसमें तीसरा एक और स्ट्रेटेजी है कि आप इनिशियल फेज में जो है लैंड को लीज कर ले, और 2 या 3 साल के बाद में प्रोजेक्ट की जो कैश फ्लोज आपकी बनेंगी, उसके बेसिस पे आप लैंड को परचेस कर ले। तो ये भी एक ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजी है, जिसकी वजह से आप जो है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स अचीव कर सकते हो। चलिए, ओके सर, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके। तो अभी ये समझते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। हमने समझ तो लिया कि स्कीम बहुत अच्छी है, एडवांटेज बहुत है, क्राइटेरिया क्या है वो समझ लेते हैं। तो इसमें दो तरीके से आप बिड कर सकते हो, एक सेल्फ डेवलपमेंट मोड और एक डेवलपर मोड। सेल्फ डेवलपमेंट मोड में जो फार्मर्स है, जो लैंड ओनर्स है, वो बिड कर सकते हैं। और डेवलपमेंट मोड में जो बड़े डेवलपर्स है, जिनके पास अभी कोई लैंड वगैरह अवेलेबल नहीं है, वो बिड कर सकते हैं। फार्मर्स के लिए स्पेशली एज पर द एमएनआरई गाइडलाइन कोई भी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। बस एक रिस्ट्रिक्शन रखा है कि लैंड जो है, एटलीस्ट 50% ऑफ द रिक्वायर्ड लैंड शुड बी इन देयर नेम, दे शुड हैव अ क्लियर टाइटल। और डेवलपर्स के लिए बेसिकली नेटवर्क जो है 1 करोड़ पर मेगावाट या फिर 2 करोड़ पर मेगावाट का एवरेज टर्नओवर फॉर एनी लास्ट 2 consecutive ईयर्स सिंस FY 22, इसको अलाउ किया है। तो इसमें भी एक डिफरेंशिएशन ऐसा है एमपी में कि टर्नओवर का क्राइटेरिया लेके आने से बहुत सारे डेवलपर्स जो है वो सरप्लस कैपेसिटी बिड कर सकते हैं, जो कि बाकी स्टेट्स में पॉसिबल नहीं था। बाकी स्टेट्स में, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में नेटवर्थ का क्राइटेरिया जो है वो काफी रिजिड था। तो यू हैव अ लॉट ऑफ कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जिनका टर्नओवर है बट उतना नेटवर्थ स्ट्रांग नहीं है, तो वो भी एमपी के केस में एलिजिबल हो जाएंगी हायर कैपेसिटी डेवलप करने के लिए। जी सर, कपिल अजमेरा जी का एक क्वेश्चन आया सर, ज़रा ये CUF को इलेबोरेट, CUF रिक्वायरमेंट को ज़रा क्लियर कर देंगे? श्योर सर, श्योर। हाँ। सो एंड एक मिनट, निमेश जी आपसे रिक्वेस्ट है, ज़रा अपनी भावनाओं पे कंट्रोल कीजिए। क्या है कि भाई, आप जो बोल रहे हो कि भाई फार्मर्स को 1 लाख रुपए पर एकड़ के दे रहे हैं और डेवलपर अर्न्स 50 lakhs, डू यू थिंक फार्मर्स आर फूल? तो लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, फार्मर्स आर नॉट फूल। हाँ, वो भी जानते हैं कि भाई वो क्या कर रहे हैं और उसको कितना मिल रहा है, और सरकार भी जानती है कि भाई किसको क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे कोई भी फूल नहीं है। हाँ, जो भी कैलकुलेशंस हो रहे हैं वो बराबर फाइनेंशियल कैलकुलेशंस हो रहे हैं, और उसको ध्यान में रख के किया जा रहा है। तो वो टू यू सर, CUF के लिए। श्योर सर। सो बेसिकली सीयूएफ थोड़ा सा अगर सिंपल भाषा में एक्सप्लेन किया जाए, तो अगर मैं सोलार 1 मेगावाट लगाता हूं तो ऑन एन एवरेज मेरे को कितनी पावर दे रहा है। सिंस सूर्य देवता दिन में 5 या 6 घंटे में ज्यादा इंटेंसिटी से सनरेज देते हैं, तो रफली 4 आवर्स और 5 आवर्स डिवाइड बाय 24, दैट इज द बेसिक कैलकुलेशन ऑफ सीयूएफ, विच इज यस। क्लोज टू 18 to 19%। अब हम करते क्या है, एज ए डेवलपर हमें पता है कि ये जो सीयूएफ की कैपेसिटी, ये जो डीसी कैपेसिटी है, ये यूरोपियन कंडीशंस में है।
उसको जब हम, जैसे गाड़ी का माइलेज होता है कि बताते 25 है बट मिलता 20 ही है, तो वही सेम कंसेप्ट सोलार में भी है। तो वो हमें पता है कि अगर कोई मॉड्यूल कह रहा है कि वो 1 मेगावाट का है, तो एक्चुअली 750 वाट पीक की पावर देने वाला है। तो हम हमारी इन्वर्टर की साइजिंग 750 वाट पीक के हिसाब से करते हैं और उसको ओवरलोडिंग करते हैं। तो इसमें एडवांटेज ऐसा होता है कि मेरी जो इन्वर्टर एसी साइड की जो कॉस्ट है इन्वर्टर्स और केबल की, वो कॉस्ट इफेक्टिवली पर मेगावाट डीसी जो है वो कम हो जाती है, बिकॉज दैट इज अ संक कॉस्ट फॉर मी। मैं जितना ज्यादा डीसी लगाऊंगा, उतना ज्यादा मेरा जो एसी का कॉस्ट है वो ज्यादा क्वांटम में एलोकेट होगा। तो बाकी जो इंडिया में सारे टेंडर्स आए हैं, उसमें जो सीईएफ की क्राइटेरिया है उसके हिसाब से 20 से 25% ओवरलोडिंग के ऊपर आप नहीं कर सकते हो। उसके ऊपर आप ओवरलोडिंग करोगे तो गवर्नमेंट या तो आपको कुछ भी पैसा नहीं देगी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स कह रही है कि कुछ भी पैसा नहीं देगी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स कह रही है कि हम 75% ऑफ द टैरिफ आपको देंगे। बट एमपी इज द स्टेट विच इज सेइंग कि भैया नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितनी बिजली दो हम ले लेंगे। ओके सर, चलिए ठीक है। कौशल्य कौ, कौशियाल शिव, हाँ, इन्होंने लिखा है सर, आपने बोला है कि भाई उन्होंने सारे अपने सब स्टेशन ओपन किए हैं, बट इट्स नॉट सो, ऐसा कुछ है? सर बेसिकली क्या है कि सबस्टेशंस तो सारे ओपन कर दिए हैं, हम्म। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स छोड़ के। मतलब पूरा तो नहीं कर सकते सर, जो टेक्निकल फिजिबिलिटी एक डिस्कॉम कर सकती है, फिजिबिलिटी होने के बाद में जितना मैक्सिमम हो सकता है वो उन्होंने ओपन किया है। बिकॉज आप अगर कैपेसिटी देखोगे, 14,000 मेगावाट और क्लोज टू 2,000 सबस्टेशंस दे हैव ओपनड अप, सो दैट इज अ सिग्निफिकेंट चंक। सो अभी इसमें से कितनी पावर वो लेना चाहते हैं, दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन डिस्कवर्ड टैरिफ। तो कोई भी रेगुलेटर चाहेगा कि यार ऐसा ना हो कि मैं पूरा ओपन कर दूं और टैरिफ ₹3.5 चले जाए। तो इनका जो एलोकेशन सिस्टम है वो बकेटिंग बेस्ड होगा, और दे विल ट्राई टू सी कि जो टैरिफ है जो बाकी स्टेट्स में चल रहा है ऑन एन एवरेज 290 टू 310, इसके बीच में कहीं पे जब एवरेज टैरिफ उनका क्रॉस कर जाएगा तो वो जो उनका टेंडरिंग प्रोसेस है उसको स्टॉप करेंगे। जी, चलिए ठीक है। लिंक्डइन के भी जो हमारे दोस्त हैं वो भी अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं, आपके भी क्वेश्चंस हम लेंगे। एंड आगे बढ़ने से पहले हम अपने जो आज के जो सपोर्टर दैट इज़ एनाकॉन का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भाई एनाकॉन इज़ वन ऑफ द लीडिंग मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। आप उनका नाम एएलएल लिस्ट में भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं सर। ओके। तो एक बेसिक सवाल सबके मन में होता है कि यार, अब ठीक है, टेंडर समझ गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ गई, टाइमलाइंस क्या होंगे, मतलब किस तरीके से टेंडर में आगे बढ़ा जाएगा। तो मैं ये बराबर। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि सबसे पहले जो है, आप टेंडर जो है सबमिशन करोगे। लास्ट डेट ऑफ टेंडर सबमिशन इज 22 जुलाई। इसमें आपको टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड सबमिट करनी है ऑनलाइन, और ऑफलाइन जो है वो आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करने हैं। एक बार टेंडर हो गया, इट इज एक्सपेक्टेड बाय एंड ऑफ दिस मंथ और अर्ली ऑफ नेक्स्ट मंथ दे वुड अवार्ड द एलओएस। एलओएस बेसिकली अवार्ड करने के लिए वो आपका इवैल्यूएशन करेंगे कि क्या आप टेक्निकली और फाइनेंशियली क्वालिफाई कर रहे हो, और फिर देखेंगे कि आपने जो रेट भरा है क्या आप L1 आ रहे हो आपके सबस्टेशन पे, एज वेल एज यूनिवर्सल बेसिस पे। जितना क्वांटम वो लेना चाहते हैं, जिस रेट पे वो लेना चाहते हैं, उसमें आप L1 आ रहे हो या नहीं, इसके बेसिस पे आपको आपका एलोकेशन होगा। एक बार आपको एलओए मिल गया, इसके बाद में आपको पीबीजी सबमिट करना है और पीपीए साइन करना है। पीपीए साइनिंग के पहले जो आपकी रेगुलेटरी कमीशन होगी, वो आपके टैरिफ को हियर करेगी और आपके टैरिफ को जो है वो अप्रूव करेगी। ये हो गया एलओए और पीपीए का स्टेज। ये आई थिंक सबसे क्रूशियल स्टेज है। एक बार ये हो जाता है, मतलब ऐसा है कि चलो आपका अभी शादी हो गई है, आप आगे की अभी व्यवस्था में जुड़ सकते हो। एक बार पीपीए हो जाए, फिर उसके बाद में आपको लैंड एक्विजिशन पे काम शुरू करना है। लैंड एक्विजिशन और फाइनेंशियल क्लोजर दोनों ही आप पैरेलली कर सकते हो, बट फाइनेंशियल क्लोजर होने के पहले अगर लैंड एक्विजिशन होता है तो आपको फाइनेंशियल क्लोजर में ज़्यादा सपोर्ट करेगा इन टर्म्स ऑफ गेटिंग बेटर इंटरेस्ट रेट एंड गेटिंग ईजियर क्लियरेंसेस फ्रॉम द बैंक। फाइनेंशियल क्लोजर आज के डेट में काफ़ी सारी बैंक सपोर्ट कर रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का तो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, और काफ़ी बैंक्स है जिनकी ये प्रायोरिटी लेंडिंग में आता है, और उन्होंने डेडिकेटेड कुसुम के लिए स्कीम्स बनाई हुई है।
तो उस पर्सपेक्टिव से एक 2 से 3 महीने में यू कैन एक्सपेक्ट कि आप फाइनेंशियल क्लोजर कंप्लीट कर सकते हो। फिर उसके बाद में आप एग्जीक्यूशन शुरू करोगे, और फिर आपका इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कमिश्निंग, फाइनलाइजेशन ऑफ वेंडर्स, एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क, getting all the approvals, completion of the work, ग्रिड कनेक्टिविटी, ये सारी प्रोसेस आप करोगे। फिर आप सब्सिडी जो पोर्टल है उस पर पैरेलली एप्लीकेशंस करना शुरू करोगे, और एक बार जब आपका कमीशनिंग हो जाए तो आपका जो रेवेन्यू साइकिल है वो शुरू हो जाएगा। तो ये 5 स्टेजेस में हम इसको देख रहे हैं। किसी के कोई क्वेश्चंस यहाँ तक? मैं चाह रहा था कि जब मेरा एक प्रोजेक्ट का लैंड और फाइनेंसिंग कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में मेरे को करीबन 6 महीने लगते हैं प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। फर्स्ट 2 मंथ्स गोज इन टर्म्स ऑफ डूइंग बेसिक इंजीनियरिंग एंड इनिशिएटिंग द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। एक बार बेसिक इंजीनियरिंग और प्रोक्योरमेंट हो जाता है, उसके बाद में ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन शुरू करते हैं। एग्जीक्यूशन करने के लिए करीबन हमें 4 महीने का समय लगता है। 4 महीने के समय में इट इज़ वेरी क्रूशियल कि हम फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स जो है उसको बेटर यूटिलाइज करें स्ट्रेटेजिकली, कि जिस बेसिस पे हमारा फेंसिंग और ट्रांसमिशन लाइन इसका काम सबसे पहले हो, और इसके बाद में जो है हम एक्चुअल एग्जीक्यूशन में जाए। अगर ये प्रीकर्सर हम पहले नहीं करते तो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में आपको बहुत तकलीफ आ सकती है। एक बार ये चीज हो जाए तो फिर उसके बाद में आप ओवरऑल प्रोजेक्ट जो है करीबन 2 से ढाई महीने में खत्म कर सकते हो। और क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट ऐसा है कि जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा सपोर्ट है, तो अप्रूवल्स और लाइजनिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइंड और इजी होने वाला है। जस्ट हमारा महाराष्ट्र का एक्सपीरियंस अगर हम शेयर करें, तो वर्क कंप्लीशन के बाद में कमीशनिंग के लिए खाली 3 से 4 दिन का समय लग रहा है फ्रॉम अप्रूवल एंड लाइजनिंग परस्पेक्टिव। आप सभी सोलार में काम करते हैं, कहीं ना कहीं आप सोलार इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। आपको भी पता है कि एक 100 किलोवाट के भी नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल्स एंड लाइजनिंग आफ्टर वर्क कंप्लीशन मिनिमम 3 से 4 हफ्ता लग जाता है बहुत सारी केसेस में। तो उस पर्सपेक्टिव से, सिंस दिस इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय द स्टेट एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स, इसी की वजह से इन्होंने बहुत ज्यादा इसमें जो प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन किया हुआ है। तो ये था ओवरऑल प्रोजेक्ट का टाइमलाइंस। एनी डाउट्स एनीवन हैज ऑन दिस? नहीं सर। ओके, अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि यार बिडिंग कैसी की जाए, क्या रेट से भरा जाए, कौन से सबस्टेशन सिलेक्ट किए जाए, अपनी कंपनी में इन्वे टेंडर भरे या फिर कोई एसपीवी बनाए। तो ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चंस है, और इनको हमें बहुत केयरफुली इवैल्यूएट करना है। तो एक एक करके हम हर एक जो पहलू है इसको समझेंगे, और इसमें डिसीजन कैसा लेना है जो हमारे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स को मीट करे उसको डिटेल में समझेंगे। तो अगर कौन सा सबस्टेशन सिलेक्ट करना है, अगर ये हमें समझना है, तो सबसे पहले हम कितना मेगावाट करना चाहते हैं वो समझ लें। अगर हम एक 5 या 10 मेगावाट सिंगल प्रोजेक्ट करना चाहते हैं फिर तो हमारा डिसीजन मेकिंग थोड़ा इजी हो जाता है। बट अगर हम एक बड़ा क्लस्टर करना चाहते हैं तो फिर हम देखेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वो सबस्टेशन करें उनकी जिनकी कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा हो, ताकि हमें बहुत ज़्यादा सबस्टेशन पे काम ना करना पड़े। दूसरा, हम हर सबस्टेशन का हमें फिजिबिलिटी खुद भी चेक करना पड़ेगा। हमें जाके देखना पड़ेगा कि ये सबस्टेशन पे पावर इवैक्यूएशन की क्या सिनेरियो है, सही में वहां पे बे इरेक्ट करने के लिए कोई तकलीफ आएगी क्या, आजू बाजू कोई रिवर क्रॉसिंग है नहीं है, कैसा इवैक्यूएशन का जो सिनेरियो है वो कैसा होगा वो समझना है। और मतलब क्लस्टर्स हम कितने इफेक्टिवली फॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि कोई 50 मेगावाट करना चाहता है, तो एमपी इज ऑफरिंग कि यार 10-12 किलोमीटर या 20 किलोमीटर में भी 50 मेगावाट कर ले। तो वो एक सिनेरियो जो है वो हमें चेक करना है। फिर दूसरा क्राइटेरिया आता है लैंड का। तो ये हमें समझना है कि यार कोई एक सबस्टेशन है, सपोज कोई सबस्टेशन मेरा एकदम सिटी के बीचों बीच है, तो वहां पे तो लैंड नहीं मिल सकती है। या फिर कोई एकदम ही इंडस्ट्रियलाइज्ड जोन में सबस्टेशन है, कोई एमआईडीसी के पास में सबस्टेशन है, या कोई ऐसा सबस्टेशन है जहाँ पे एमआईडीसी डिक्लेयर हो चुकी है, तो वहां पे हमें लैंड नहीं मिलेगी। या फिर कोई ऐसा सबस्टेशन है जो एकदम ही इरिगेशन बेल्ट के पास है, आसपास से कोई बड़ा इरिगेशन चैनल या कोई नदी जा रही हो, तो वहां पे लैंड मिलने की फिजिबिलिटी कम है।
तो ये समझना जरूरी है। फिर कुछ कुछ लोकेशंस ऐसी है जहाँ पे आपको लैंड लीज पे ही मिलेगी, परचेस नहीं करने मिलेगी, बिकॉज इनहेरेंटली वहाँ पे ओवरऑल एवरेज इनकम जो है वो हायर है, और फार्मर्स जो है वो सेल नहीं करना चाहते आपकी लैंड को, या फिर फार्मर्स बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है वो लैंड पे, तो इसीलिए वो लैंड देना नहीं चाहते, वो लीज देना चाहते हैं। तो ये एस्पेक्ट भी आपको समझना पड़ेगा कि आपका अगर डिसीजन है कि नहीं यार मेरे को लैंड परचेस ही करनी है, तो फिर यू हैव टू लुक फॉर दोज लोकेशंस जहाँ पे आप लैंड परचेस करने की फिजिबिलिटी आपको मिले। थर्ड एस्पेक्ट इज कि एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स एक डेवलपर कोई एसटी कैटेगरी की लैंड जो है उसको परचेस नहीं कर सकता है। एसटी कैटेगरी की लैंड जो है वो इंटरनल एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए प्रोटेक्टेड है और उन्हीं को ट्रांसफर हो सकती है। तो और क्योंकि एमपी ऐसा रीजन है जहाँ पे एसटी पॉपुलेशन सिग्निफिकेंटली हायर है, कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ये पॉपुलेशन की परसेंटेज इज क्लोज टू 80 to 90%। तो एज अ डेवलपर यू हैव टू बी माइंडफुल कि अगर आप लैंड परचेस करना चाहो तो आप ऐसे पॉकेट्स जो है उनको अवॉइड करो जहाँ पे आप वो लैंड एक्वायर नहीं कर पाओ एज पर द लैंड रिलेटेड कंप्लायंसेस। और फाइनल क्राइटेरिया आता है, हर एक का कोई बजट लेके चलता है डेवलपर लैंड के लिए, और उनके भी अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक माइंडसेट ये हो सकता है कि यार 25 साल के बाद में लैंड ही मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग एसेट है, तो लेट मी परचेस लैंड विच इज कॉस्टलियर बट विच हैज अ हायर ग्रोथ पोटेंशियल। मैं ऐसी लैंड खरीद कुछ डेवलपर्स ऐसी लैंड खरीदना चाहते हैं जो एकदम हाईवे टच हो, क्योंकि उनको पता है कि 25 साल के बाद में सोलार तो डेप्रिशिएट करेगा, बट इतनी लैंड 25 साल के बाद में नहीं मिलेगी, तो इसकी जो वैल्यू है वो अप्रिशिएट होगी। तो अगर आपका वो ऑब्जेक्टिव है तो यू गो फॉर अ हायर ब्रैकेट, लेट्स से 12 to 15, 12 to 20 रेंज। और अगर आपका ये ऑब्जेक्टिव है कि नहीं यार मैं आज खाली सोलार के हिसाब से लैंड को देख रहा हूँ, आई एम नॉट लुकिंग लैंड एज अ इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म, then you have to reduce your expectation and go come at a lower level in terms of the land pricing। तो इन क्राइटेरियाज के बेसिस पे यू विल फिगर आउट कि हाँ, पहले तो हमने देखा कि कौन से सबस्टेशन फिजिबल हो रहे हैं, दूसरे लेंस से देखा कि कौन सी लैंड हमारी जो है वो फिजिबल हो रही है। और ये आप इवेल्युएट कैसे करोगे लैंड फिजिबल हो रही है नहीं हो रही है? तो देर आर लॉट ऑफ एग्रीगेटर्स, लैंड एग्रीगेटर्स विच आर अवेलेबल, विच आर वर्किंग इन द मार्केट। तो आप मार्केट रिसर्च करोगे, सबस्टेशन पे जाके सबस्टेशन इंचार्ज से बात करोगे, तो यू विल बेस्ड ऑन योर ग्राउंड स्टडी यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ ये प्राइसिंग क्या है, फिजिबिलिटी है नहीं है। तो इस बेसिस पे मैंने जस्ट कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं जो हमने एक्चुअल क्लाइंट के लिए डिलीवरेबल्स बनाए थे, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर व्यूअर कि एक साइंटिफिक अप्रोच में हम ये डिसीजन मेकिंग पे कैसे आए, क्योंकि 2000 सबस्टेशंस अवेलेबल है, और अगर आपके डेवलपर 50 या 100 मेगावाट करना चाहते हैं तो 2000 से 10 तक कैसे आया जाए, उसके लिए एक हमें फ्रेमवर्क और अप्रोच चाहिए। तो वो एक फ्रेमवर्क हमने यहाँ पे बनाया है, स्कोर कार्डिंग की है, ये सारी चीजें करके हम एक साइंटिफिक अप्रोच से हमारे डिसीजन पे आए हैं। और नीचे आप देखोगे कि हमने सबस्टेशंस की मैपिंग की है, वी हैव डन सम कलर कोडिंग, ग्रीन येलो पिंक रेड, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे फिजिबिलिटी अच्छी हो सकती है, और ओवरऑल हमारा जो आउटलुक है वो कैसे हम मतलब जो ओवरऑल हम क्लस्टर्स जो बनाना चाहते हैं, बिड जो करना चाहते हो कहाँ पे करें, एक स्पेशल हमने व्यू उसका क्रिएट किया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे हमने डिलीवरेबल्स क्रिएट किए हमारे क्लाइंट के लिए, और आप में से किसी को अगर इसमें और डिटेल में हेल्प चाहिए होगी तो वी कैन कनेक्ट वन ऑन वन एंड सपोर्ट, प्रोवाइड यू दिस सपोर्ट। तो किसी के कोई क्वेश्चंस इस पे? हाँ, बराबर। सर, कृष्णा जी बहुत देर से एक मैसेज डाले जा रहे हैं। एंड कृष्णा जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई आपने एक बार मैसेज डाला, दैट इज़ मोर देन इनफ। अब बार बार वही मैसेज डालेंगे, इससे स्पैमिंग इसको बोलते हैं। तो तब भी हम आपका क्वेश्चन ले लेते हैं। सर, एनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग सब्सिडी और फॉर नॉन डीसीआर? नो नो सर, देर इज नो सब्सिडी ऑन नॉन डीसीआर। लेट मी क्लैरिफाई इन ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा सवाल आता है कि यार हमने सिलेक्ट तो कर लिया कौन से सबस्टेशंस भरना है, किस रेट से भरना है। तो अगेन आई मीन टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ये हमारा एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग है, हम गलत भी हो सकते हैं। मार्केट में अगर कुछ ऐसे डेवलपर्स आ गए जो बहुत एग्रेसिवली बिड करना चाहे तो ये सारा इकोनॉमिक्स जो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया ये चेंज भी हो सकता है। बट दिस इज आर इंटरनल असेसमेंट कि हाँ क्या सही नंबर्स हो सकते हैं और कहाँ पे वाइबिलिटी आ सकता है। पीपल कैन हैव डिफरेंट ओपिनियंस ऑन दिस। तो सबसे पहला हम अगर स्टडी करें कि यार पिछले बार क्या हुआ था वो समझना चाहे,
तो 2.94 में कुसुम सी जो है उसका टेंडर अवार्ड हुआ था, करीबन 200 मेगावाट अवार्ड हुआ था उस वक्त। कुसुम ए के जो टेंडर्स अभी भी जो चल रहे थे 2-3 महीने पहले तक, उसमें एक सीलिंग टैरिफ था 3.25, और यूजुअली 3.25 पे टेंडर्स अवार्ड हो रहे थे। तो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन इज कि एक्चुअल डिस्कवर्ड प्राइस जो गवर्नमेंट देख रही है, इन दोनों के बीच में कोई नंबर देख रही है। तो जो भी हमारी ऑफिशियल्स और जो ब्यूरोक्रेट्स है उनसे जो डिस्कशंस हुई और कॉन्वर्जेशंस हुई है, उससे ये समझ में आता है कि हाँ, 2.85 to 3 रुपीज इज अ स्वीट स्पॉट। यहाँ पे ये लोग चाह रहे हैं कि इनकी एवरेज जो प्राइस है वो इस रेंज के बीच में आए। अब होता क्या है कि अगर मैं ज्यादा टैरिफ डालूं तो डेफिनेटली मेरी इकोनॉमिक्स जो है वो बेटर हो जाएगी, बट मेरी विन प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो हम ये देख रहे हैं कि यार अगर ये एवरेज प्राइस यहाँ पे सेटल होनी है, तो मेरी विन प्रोबेबिलिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो हमारा जो असेसमेंट है वो ये कहता है कि अगर मैं 3-10 के ऊपर डालूं तो वेरी अनलाइकली हम जीते, क्योंकि पूरे कंट्री का अगर आप ट्रेंड स्टडी करोगे तो 3-10 अभी कहीं पे भी ऑफर नहीं किया जा रहा है ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए। और पर्टिकुलरली एमपी में जो एडेड एडवांटेजेस है कि 40% ओवरलोडिंग कर सकते हैं, नॉन डीसीआर लगा सकते हैं, तो वो इस रेंज में कहीं पे भी नहीं है। तो डेफिनेटली वेरी अनलाइकली कि 3-10 के ऊपर टेंडर आपको छूटेगा। हाँ, एक 10% प्रोबेबिलिटी है, बट कम प्रोबेबिलिटी है। 3 से 3-10 करीबन 30% प्रोबेबिलिटी है। अगर एवरेज वो लोग 2.85 to 3 चाहते हैं, तो 10-20% स्पिल ओवर आगे भी जा सकता है। तो इसीलिए हम ये सोच रहे हैं कि 3 से 3-10 में 30% प्रोबेबिलिटी है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो हम देख रहे हैं जहां पे मेरा दोनों चीजें बैलेंस हो रही है, वो करीबन 290, 292 to 3 रुपीज के बीच में है। और अगर 290 के नीचे अगर कोई डालता है टैरिफ, तो हम मानते हैं कि यार बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि वो जीतेगा, अनलेस उनके अगेंस्ट कोई बहुत बड़ा डेवलपर आ जाए, जो 500 मेगावाट या 1 गीगावाट के लेवल पे बिड करना चाहे। तो अगर वैसा कोई सिनारियो नहीं क्रिएट होता है, तो इस टैरिफ पे आपकी 90% विन की प्रोबेबिलिटी है। अब अगर ये नंबर्स को कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, तो एक 10 पैसे से अगर मैं टैरिफ चेंज करता हूं, तो मेरा जो इक्विटी आईआरआर है वो 2% से रिड्यूस हो जाता है। तो ये जो है, इस बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है कि यार आपकी चाहत, आप कितना दिल से चाह रहे हो कि आप प्रोजेक्ट करना चाहते हो। अगर आप बहुत एग्रेसिवली चाह रहे हो कि हाँ मेरे को करना है, तो यू शुड बिड बिटवीन 290 to 3। अगर आप कंजर्वेटिव रहना चाहते हो, तो देन यू कैन बिड 3 to 310। सो दैट इज द फाइनल वर्डिक्ट ऑन दिस। एनी क्वेश्चंस? बराबर है सर। सर, मेक इन इंडिया बलोट्रा, हाँ, इनका एक क्वेश्चन है सर। इन ये बिडिंग के लिए पहले लैंड रिक्वायर्ड है या लैंड उसके बाद चाहिए होती है? सर, अगर आप डेवलपर मोड में कर रहे हो, तो पीपीए साइनिंग के 90 डेज में आपको लैंड जो है एक्वायर करनी है, और उसमें भी एक्सटेंशन मिल सकता है। आपको लैंड पहले लेना नहीं है, जरूरी नहीं है। ओके। इनफैक्ट अब ये निमेश जी का महाराष्ट्र से क्वेश्चन है। इन महाराष्ट्र पीएम कुसुम सी इज गोइंग वेरी स्लो डिस्पाइट स्टेट गवर्नमेंट ट्राइंग टू हार्ड वेरी 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 हार्ड, ट्राइंग इट वेरी वेरी हार्ड, तब भी स्लो है। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है सर, इन्फीसोल ने महाराष्ट्र में भी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। 50 मेगावाट सर हमने कमीशन किया है। सर का ऑब्जर्वेशन सही है कि महाराष्ट्र में प्रोग्रेस स्लो है। हम्म। और उसके 2-3 कारण हैं। एक तो कुछ बड़े डेवलपर्स हैं जिन्होंने बहुत बड़ा कैपेसिटी लेके रखे, बट वो एक्सटेंसिवली काम नहीं कर रहे हैं। हम्म। तो दैट इज द बिगेस्ट हेडेक विच द स्टेट गवर्नमेंट इज फेसिंग। सेकेंड इशू राइट नाउ इज, फेज 2 में डीसीआर मॉड्यूल्स मैंडेटरी है महाराष्ट्र में, और डीसीआर मॉड्यूल्स की अवेलेबिलिटी कम है। तो उसके वजह से काम पिकअप नहीं हो रहा है। और थर्ड इशू ऐसा है कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लैंड आइडेंटिफाई की है, बट बहुत सारी जगहों पे लैंड एक्विजिशन इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट लैंड पे ऑलरेडी कुछ ना कुछ आरओडब्ल्यू इश्यूज क्रिएट हुए हैं। किसी ने मंदिर बांधा है, किसी ने स्कूल बांध दी है, किसी ने ढाबा खोल दिया है। तो हम्म। ये थोड़े से जो इलीगल लैंड एक्विजिशंस हुए, इसके वजह से थोड़ा सा बैकफुट पे चला गया है महाराष्ट्र का टेंडर। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कृष्णा जी का एक और क्वेश्चन है। सर जी, जो 21% डीसी कैपेसिटी जो एक्स्ट्रा लगाए गया, उस पर भी सब्सिडी मिली? सब्सिडी का तो पहली बात तो यहाँ सवाल ही नहीं होता। 40% ओवरलोडिंग का कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है क्या? सर, टेंडर में लिखा हुआ है क्लियरली कि ओवरलोडिंग का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। तो आप ओके सर। आरएफएस डॉक्यूमेंट पढ़ोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। और तीसरा एक डिसीजन है कि आप एग्जिस्टिंग कंपनी में करना चाहते हो या प्रोजेक्ट एसपीवी बनाना चाहते हो।
तो प्रोजेक्ट एसपीवी का मतलब ये है कि आप एलओए मिल, सपोज आपकी बिडर है, बिडर इज एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। नाउ बिडर हैज वन द टेंडर बेस्ड ऑन इट्स फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स। टेंडर जीतने के बाद में बिडर के पास दो ऑप्शन है, या तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में वो जो कंपनी है उसी कंपनी में प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करे, या फिर वो एक नई कंपनी फॉर्म करे, लेट्स से एबीसी ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। एबीसी ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में एबीसी प्राइवेट लिमिटेड विल बी forced to have a 51% equity for first 1 year, and then later on it can sell 100% equity. तो ये दो ऑप्शंस में जो प्रोज एंड कॉन्स है कि बेसिकली अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी में करता है तो सबसे बड़ा बेनिफिट उसको जो मिलता है वो डेप्रिसिएशन का है, क्योंकि एक्चुअल उसके जो प्रॉफिट्स है वो प्रॉफिट्स को वो निगेट कर सकता है डे जीरो से। जैसे कि आपको सभी को पता है कि सोलार पे एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन है 40% का। तो और क्योंकि एज अ डेवलपर अगर मैं नए कंपनी में करूं तो मेरा पेबैक पीरियड अगर 8 साल का है, तो फर्स्ट ईयर इतने सिग्निफिकेंट प्रॉफिट्स नहीं आएंगे, तो मैं डेप्रिसिएशन जो है मे बी 5-10% से ज्यादा नहीं कंज्यूम कर पाऊंगा। बट जब मैं एग्जिस्टिंग कंपनी में कर रहा हूं तो क्योंकि मेरे ऑलरेडी बाकी बिजनेसेस से जो प्रॉफिट आ रहा है उसको मैं ऑफसेट कर सकता हूं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, इससे आपका पेबैक करीबन 2.5 साल से बच जाता है। दूसरा है कि एसेट सेल आपको करते हो क्या सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। तो ऑब्वियसली अगर आप एग्जिस्टिंग कंपनी में कर रहे हो तो आपको आपकी कंपनी बेचनी पड़ेगी, जो कि आप नहीं चाहोगे। तो अगर आप एसेट सेल के हिसाब से देख रहे हो तो यू शुड डेफिनेटली फॉर्म अ एसपीवी एंड डेवलप द प्रोजेक्ट इन दैट एसपीवी। फाइनेंसिंग की बात की जाए तो एग्जिस्टिंग कंपनी है तो उसका क्रेडिट रेटिंग अच्छा होगा, उसकी बैंकिंग हिस्ट्री अच्छी होगी। तो एग्जिस्टिंग कंपनी में करने से वहां पे भी आपको थोड़ा एडवांटेज मिलेगा, आपका लोन प्रोसेसिंग क्विकली होगा, और आप जो है यू नो सारी चीजें आपकी स्मूथली जो है वो सेटअप होगी। तो फाइनल अगर हम इसमें इसको समराइज करना चाहे तो अगर आपको आप ये इन्वेस्टमेंट एज अ एग्जिट स्ट्रेटेजी देख रहे हो कि यार मैं साल भर में प्रोजेक्ट डेवलप करूं और उसके 2-3 साल या 5 साल के बाद में कुछ अच्छा प्रीमियम लेके प्रोजेक्ट किसी को सेल कर दूं, तो आपको एसपीवी बनानी चाहिए। और अगर आप ये प्रोजेक्ट खुद ओन करना चाहते हो 25 साल के लिए, तो आप आपके एग्जिस्टिंग फर्म में कर सकते हो। जी सर, एक क्वेश्चन है रमेश कुमार जी का। जो आपने प्राइसिंग बताई है, इज इट हम्म। फॉर डीसीआर मॉड्यूल्स और नॉन डीसीआर मॉड्यूल्स? Sir, pricing is same. You have to bid the same tariff. I mean, by pricing, I interpret कि वो टैरिफ की बात कर रहे हैं। तो यस। टैरिफ डीसीआर और नॉन डीसीआर का सेम रहेगा। अगर आप डीसीआर लगाते हो तो आपको 1 करोड़ 5 लाख की सब्सिडी है, और अगर आप नॉन डीसीआर लगाते हो तो आपको सब्सिडी नहीं है। बट द ओनली प्रॉब्लम इज डीसीआर आज की डेट में मिल नहीं रहा है, और इसी कारण करेक्ट। महाराष्ट्र के भी या कई और स्टेट्स के जो कुसुम के प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले में चल रहे हैं। करेक्ट। एम आई राइट सर? यस सर। आगे, नेक्स्ट। सो अब तो हमने समझ लिया कि बिडिंग कैसा करना है, बट एक क्रूशियल एस्पेक्ट होता है कि एक डेवलपर को या एक इन्वेस्टर को कैसे कन्विंस किया जाए कि यार ये स्कीम की फाइनेंशियल्स क्या है। तो थोड़ा सा फाइनेंशियल्स के ऊपर अभी आते हैं। मतलब कि पैसा वसूल है। यस। यस। अभी बनिया बुद्धि चलाने का समय आ गया है कि यस यू सर। नो एग्जैक्टली पैसा कैसा बन रहा है। यस। तो अगर आप देखोगे एक 10 मेगावाट का अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूं तो 10 मेगावाट के प्रोजेक्ट की आज की डेट में बेंचमार्क कॉस्ट करीबन 35 करोड़ है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मॉड्यूल जो है मेरे को 14 रुपए में यहाँ पे मिल रहा है, और मेरे को 40 एकड़ की जो लैंड है वो या तो परचेस करनी होगी या लीज करनी होगी। इसमें मैंने लीज के हिसाब से पूरा इकोनॉमिक्स क्रिएट किया है। ये प्रोजेक्ट के लिए आपको करीबन 70% तक फाइनेंसिंग हो जाएगी, और आपको 30% जो है आपके जेब से पैसा डालना पड़ेगा। तो करीबन 24 साढ़े 24 करोड़ जो है वो आपको बैंक लोन में दे देगा, और 10.5 करोड़ आपको इक्विटी डालना है। आपको 15 साल तक भी लोन मिल सकता है, कुछ केसेस में डिपेंडिंग ऑन योर क्रेडिट रेटिंग 20 साल तक भी लोन मिल सकता है। और 9 से 10% के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी फाइनेंसिंग जो है वो कंक्लूड होगी फॉर द फर्स्ट ईयर। जैसे प्रोजेक्ट डेवलप हो जाता है, कैश फ्लोज बढ़ जाते हैं, आप रीफाइनेंसिंग करवा सकते हो। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 1-1.5% से भी कम हो जाता है उसके बाद में। और जैसे कि मैंने बताया, एसबीआई सेंट्रल बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये तीन बैंक्स बहुत एग्रेसिवली इसमें आपको फंड कर रही है। अभी अगर मैं ऑपरेटिंग ओवरव्यू पे जाऊँ कि मेरा रेवेन्यू और कॉस्ट क्या है, तो करीबन एक 10 मेगावाट का प्रोजेक्ट 2 करोड़ यूनिट साल का बनाएगा। अगर मैं 3 रुपया टैरिफ लेता हूँ तो 6 करोड़ का जो है मेरा बिलिंग होगा। उसके अगेंस्ट करीबन मेरा 30 लाख का ओएनएम एक्सपेंस है, और करीबन जैसे मैंने यहाँ पे बताया 26 लाख का मेरा ओपेक्स कॉस्ट है। तो अगर आप मंथली बेसिस पे देखो, एक
50 लाख का मेरा रेवेन्यू है और 26 और करीबन 30 लाख का मेरा कॉस्ट है, तो आई एम टेकिंग होम लेट्स से 20 लैक्स आउट ऑफ द 50 लैक्स विच आई एम अर्निंग। एक बहुत मोटा मोटी बॉल पार्क नंबर अगर मैं बनाता हूं तो, सो 40% आई एम टेकिंग बैक होम, 60% आई एम यूजिंग टू पे माई डेट एंड यूजिंग टू कवर द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगर मैं पेबैक की बात करूं, पेबैक इंक्लूडिंग द टाइम टू रीपे द एंटायर लोन, इट इज क्लोज टू 8.5 years। प्रोजेक्ट लेवल पे मैं 14% आईआरआर बना रहा हूँ और इक्विटी लेवल पे 24% आईआरआर बना रहा हूँ। सो बाय प्रोजेक्ट आई मीन जो मैं लोन उठा रहा हूँ, जो 9% से लोन उठा रहा हूँ, और जो मैं पैसा डाल रहा हूँ उसका मैं अगर मानूं कि 3 रुपए से मेरे को टैरिफ मिल रहा है, तो ओवरऑल प्रोजेक्ट लेवल पे मैं 14% जो है वो कमा रहा हूँ अपने खुद के कैपिटल का और बैंक का पैसा लगा के। और अगर मैं खुद की बात करूं, क्योंकि बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है और मेरा इक्विटी आईआरआर 24% है, तो और प्रोजेक्ट आईआरआर 14% है, तो मेरा जो आईआरआर है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं एवरेज कर रहा हूँ, बैंक की जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो कम है और प्रोजेक्ट की आईआरआर ज्यादा है। तो इसलिए मेरी खुद की जो इक्विटी आईआरआर है वो 24% के आसपास जा सकती है। अब ये तो हो गया मोटा मोटा गणित, बट फिर भी दिस इज नॉट सो सिंपल टू एक्सप्लेन। एंड आपको कई तरीके के इन्वेस्टर्स मिलेंगे। कुछ रहेंगे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, कुछ रहेंगे जो एमएसएमई इन्वेस्टर्स है, कुछ रहेंगे जो बिजनेस ओनर्स है, और हर किसी को अपने तरीके से समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर किसी को अपनी भाषा जो है फाइनेंस की वो समझ आती है। कुछ लोग जो है वो पेबैक समझते हैं ज़्यादा, तो हम उनको पेबैक के हिसाब से समझाएंगे कि भैया ये जो प्रोजेक्ट है इसमें आप जो भी पैसा लगा रहे हो, आपका इन्वेस्टमेंट प्लस बैंक का इन्वेस्टमेंट वो 8 साल में आप रिकवर करोगे। और अगर आप आपकी एग्जिस्टिंग फर्म में करते हो और आपको डेप्रिसिएशन लेने का स्कोप है, तो 5.5 साल में आप रिकवर करोगे। अब जो बड़े कंपनीज है, लार्ज एमएसएमईज है, कॉरपोरेट्स है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, उनका बहुत क्लियर फंडा होता है, दे लुक एट प्रोजेक्ट आईआरआर, क्योंकि गुड चंक ऑफ इंफ्रा कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इनटू दिस, एंड वो लोग प्रोजेक्ट लेवल पे आईआरआर क्या बैठ रहा है वो देखते हैं। तो उनके लिए हमें समझाना है कि प्रोजेक्ट लेवल पे आपका प्रोजेक्ट आईआरआर इज 12 to 14%, इक्विटी आईआरआर इज 22 to 24%। तो उस तरीके से हम उनको समझाएंगे। और जो एक तीसरा कैटेगरी है जो एक ट्रेडर माइंडसेट से देखते हैं कि यार मैं पैसा लगा रहा हूँ, मेरे को क्या ब्याज मिल रहा है, ये एक सवाल वो ढूंढते हैं। तो उनके लिए हम ये कहेंगे कि सर आप जो पैसा लगा रहे हो, आप करीबन 10 करोड़ रुपया लगा रहे हो, और 10 करोड़ के अगेंस्ट आप 20 से 22 लाख रुपए घर पे लेके जा रहे हो, तो आपका 2% का जो ब्याज है वो छूट रहा है। सो दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन, यू नो इंडिविजुअल स्टेक होल्डर, हर एक को जो भाषा समझ में आती है उस भाषा में समझाना जरूरी है। तो इस तरीके से हम उनको समझा सकते हैं कि बेसिकली उनको ये प्रोजेक्ट से क्या मिल रहा है। जी सर, कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, ज़रा हम थोड़ा सा बीच में रोक के वो निपटा लेते हैं। हाँ। श्योर सर। अ, रमेश जी का क्वेश्चन है, एनी आइडिया ऑन व्हेन द अवेलेबिलिटी ऑफ डीसीआर मॉड्यूल्स विल इम्प्रूव? तो सर यहाँ तक तो जहाँ तक हमें मालूम है, और अभी आप और एक 6 से 8 महीना रुक जाइए। कुछ बड़े बिग हाउसेस जो हैं वो डीसीआर के ऊपर काम कर रहे हैं, उनका सेल लाइन आ रही है, लेकिन फिर भी कम से कम भी 6 से 8 महीना तो कहीं नहीं गए। तो इतना करेक्ट। तो आपको शांति बना के रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट इस कृष्णा जी का क्वेश्चन, आपने पहले कहा था कि भाई 20-25 लाख का फायदा है सब्सिडी का नॉन डीसीआर पे, प्लीज एक्सप्लेन। सर सो बेसिकली आज के डेट में डीसीआर मॉड्यूल जो है मार्केट में 23 से 24 रुपए में मिल रही बराबर। है। दिस जस्ट बॉल पार्क नंबर, डोंट कोट अनकोट मी, बिकॉज ऑल नंबर्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट हाँ dynamics, and I am talking about bulk procurement over here. Please don't यस। compare this numbers with what's happening in सूर्यघर, because वहाँ पे जो क्वांटम है और ये क्वांटम है, ये रिलेटेबल नहीं है। हाँ हाँ, नहीं क्या है कि भाई प्राइसिंग इज सब्जेक्ट टू बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे करेक्ट। प्राइसिंग आपको हम एक अप्रोक्सीमेट प्राइसिंग बता रहे हैं, तो आप इसको करेक्ट। पकड़ के मत चलिएगा। करेक्ट। तो अभी अगर वो मॉड्यूल 24 रुपए में मिल रही है और नॉन डीसीआर मॉड्यूल करीबन 14 से 15 रुपए में मिल रही है, तो ये करीबन 8 रुपए का आपका डेल्टा है इसमें। अब ये आठ जी। रुपए के डेल्टा पे दो चीजें ओवरलोड होगी, एक होगा जीएसटी 12%, और दूसरा होगा आपका ओवरलोडिंग विच इज क्लोज टू 25%। तो ये दो फैक्टर्स आप करोगे तो ये कॉस्ट जो है 1 करोड़ 25 लाख रुपए पर मेगावाट जाएगी, और इसके अगेंस्ट आपको जो है 1 करोड़ 5 लाख की सब्सिडी मिल रही है। तो मोटा मोटी आप 20 से 25 लाख जो है वो ऑप्टिमाइज कर रहे हो बाय गोइंग इन नॉन डीसीआर एंड नॉट गोइंग विद डीसीआर। ये इसका थॉट प्रोसेस है। ओके कृष्णा सर, आप समझ गए।
चलिए अपना अभिषेक थोराट जी का क्वेश्चन लें सर। महाराष्ट्र पर एक सेशन लीजिए, मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी 2 पर की स्कीम, और स्कीम कैसे वर्क करती है तो प्लीज़ बताइए। तो अभिषेक जी, डेफिनेटली हम वी विल ट्राई कि भाई महाराष्ट्र के जो कुसुम योजना है या मुख्यमंत्री कृषि वाहिनी योजना है, उसके ऊपर भी हम सेशन ले। लेकिन नेक्स्ट वीक का जो सेशन है वो दैट इज़ ऑन एपीएफसी का पैनल सी है। इनफैक्ट सेलेक्ट की पूरी टीम आ रही है, सेलेक्ट उसके ऊपर, बिकॉज दे आर वन ऑफ द लीडिंग टेक हाउसेस। हाँ, टेक हाउसेस ही बोलेंगे क्योंकि उनके हमने कंपोनेंट्स बहुत सालों से यूज़ किए हैं। तो उनकी टीम आ रही है इसके ऊपर पूरा इन्फॉर्मेशन देने के लिए, दैट इज़ ऑन एपीएफसी। या आप कहते हैं कि भाई पावर फैक्टर कैसे हम लोग सुधार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, यूपी अप वोल्टेज सॉल्यूशन, ये आपके क्वेश्चन का हमने आंसर दे रखा है। आप ये वीडियो फिर से देख सकते हैं। ओवर टू यू सर। ओके। तो अभी सिंस सीएफए जो हमने बताया है, तो जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स अंडरस्टैंडिंग, सीएफए एमएनआरई ने स्टेजेस पे किया है, 30%, 30% एंड 40%। तो ये बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, जिसकी वजह से उन्होंने जो फैसिलिटी दी है कि फर्स्ट 30%, आप जब 30% आपका काम हो जाएगा, बेसिक सिविल वर्क्स हो जाएंगे, आपने ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट साइन अप कर लिया, पीपीए साइन अप कर लिया, एस्क्रो अकाउंट हो गया, फाइनेंशियल क्लोजर हो गया, मॉड्यूल्स और इन्वर्टर्स के पेमेंट्स हो गई इनिशियल, तो आपको 30% मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट ट्रांच जो है 30%, जब आपका साइजेबल काम हो जाएगा ग्राउंड पे, 75% तक जब वर्क हो जाएगा, पूरा सिविल फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगा, मॉड्यूल्स इन्वर्टर्स की डिलीवरी हो जाएगी, मॉड्यूल्स की इंस्टॉलेशन हो जाएगी, तो आपको 75% मिल जाएगा। और फाइनल 40% को दो ट्रांचेस में इन्होंने फिर से स्प्लिट किया है, 25% कमिश्निंग पे और 15% 2 महीने के बाद में, जो आपने सीयूएफ उनको एश्योर किया है, वो सीयूएफ अगर आप अचीव कर लेते हो तो उसके बाद में आपको दे देंगे। और प्रैक्टिकली हमने देखा है कि ये मैकेनिज्म बहुत क्लोजली फॉलो भी हो रहा है। पहले हम जो देख रहे थे कुसुम में, 3-4 साल पहले तक बहुत डिले चल रहा था सब्सिडी में और जो गाइडलाइन थी, बट एमएनआरई ने बहुत प्रोएक्टिवली इसको टेकअप किया है और अभी इसमें लैग नहीं है। तो अगर कोई व्यूअर्स है जो डीसीआर में जाना चाहते हैं, ये एज्यूम करके कि 3-4-6 महीने बाद में ज़्यादा कैपेसिटी आएगी और प्राइस डीसीआर की डेफिनेटली कम हो जाएगी, तो उनके लिए ये सब्सिडी मैकेनिज्म भी गवर्नमेंट ने दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ओके। दिस इज फॉर डीसीआर ना सर? यस सर, दिस इज फॉर डीसीआर। यस। ओके। यस। सर कपिल अजमेरा सर का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है सर। मैं चाहूंगा कि भाई नेक्स्ट स्लाइड से पहले उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाए। कपिल अजमेरा सर कह रहे हैं कि यार ये 20 लाख यूनिट्स पर यूनिट, ये हम्म। कुछ हजम नहीं हो रहा। हाँ, तो मैं समझाता हूँ। बेसिकली 1 मेगावाट एसी में, अभी हम यूटिलिटी स्केल की बात कर रहे हैं सर, इसको हमें सबसे पहले तो रूफटॉप से नहीं कंपेयर करना चाहिए। देर आर 2 और 3 रीजंस बिहाइंड दैट। यूटिलिटी में आपको टिल्ट एंगल जो है बहुत अच्छा मिलता है। आपके पास एक डेडिकेटेड ओएनएम टीम होती है ऑन साइट, तो आपकी ओएनएम जो है वो बहुत अच्छी होती है यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट्स में। सॉइलिंग लॉसेस कंपैरेटिवली आप इजीली ऑप्टिमाइज कर सकते हो एज कम्पेयर टू रूफटॉप प्रोजेक्ट। एंड ओवरऑल, क्योंकि आपके पास स्पेस कंस्ट्रेंट भी नहीं होता है, तो बाइफेशियलिटी गेन और ये सारे जो बाकी के एडवांटेजेस है वो आपको मिलते हैं। तो अगर हम एक रूफटॉप प्रोजेक्ट की बात की जाए, तो सालाना जो 14 लाख से 14.5 लाख यूनिट हम कंसिडर करते हैं रूफटॉप प्रोजेक्ट्स में, वो एक यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट में ऑन अ डीसी बेसिस आपको 15.5 से 16 लाख यूनिट के बीच में मिलता है। अब ये होगी डीसी की कैपेसिटी, क्योंकि हमारा टेंडर जो है सारे अप्रूवल्स और सारी चीजें गणित जो है हमारा एसी बेसिस पे, तो हमने जैसे प्रपोज किया था कि 25% ओवरलोडिंग यूजुअली एक इन्वेस्टर देखता है, दैट्स अ स्वीट स्पॉट। तो 16 lakhs इंटू 1.25 क्लोज टू 2 crores, आई मीन इंटू 10 megawatts। ओके। तो कपिल जी, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई आपको ये जो 20 लाख यूनिट्स पर मेगावाट का जो फिगर है, या इसका गणित समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ओके। तो ये तो था टेंडर तक का। और इन टर्म्स ऑफ हाउ वी कैन सपोर्ट एज इन्फिसोल एनर्जी टू यू,
तो जैसे कि सर अच्छा ने सर, बताया। इसमें एक एक क्वेश्चन आ जाता है। अभी जैसे यस। आपने ये जो लिखा है 20 लाख पर मेगावाट, और आपने अभी तक 50 मेगावाट ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है, और 100 मेगावाट्स आपका ऑलरेडी इंस्टॉलेशन स्टेज में है। तो आपके अभी जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कितना जनरेशन हो रहा है? सर अभी तो एक साल किसी को कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इट विल बी हम्म। प्री मेच्योर टू कमेंट कि क्या है, बट जो हमने पीवीसी रन की थी और जो एक्चुअल हम देख रहे हैं, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस इज बेटर देन व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द पीवीसी रिजल्ट्स। सो परफॉर्मेंस इज ओके, जस्ट दैट फर्स्ट 1 और 2 मंथ्स आपको थोड़ी सी दिक्कत जाएगी यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट्स में, बिकॉज सबस्टेशन लेवल पे भी आपको बहुत सारे करेक्शंस करवाने पड़ेंगे। सबस्टेशंस पे जी। वोल्टेज करंट की सेटिंग्स चेंज करवानी पड़ेगी, ट्रिपिंग्स होगी, मॉनसून आएगा तो ग्रिड अनअवेलेबिलिटी रहेगा। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स है, क्योंकि आप कोई नया प्लांट, कोई भी यूनिट आप शुरू करते हो, रूफटॉप में तो थोड़ा सा सीमलेस इंटीग्रेशन होता है, प्लग एंड प्ले है, आपने शुरू कर दिया, कल से शुरू हो गया। बट यूटिलिटी स्केल में आपको 1 से 1.5 महीना लगता है स्टेबलाइज करने में प्लांट को। प्लांट के कुछ ओके। इश्यूज है, कनेक्शन इश्यूज है, ये सारी इश्यूज है। ये आपको पहले महीने भर में सब पता चल जाएगी, और 1 1.5 महीने के बाद में यू विल गेट द डिजायर्ड नंबर्स। यस, मतलब एक टीचिंग प्रॉब्लम तो थोड़ी बहुत तो रहती रहती है। करेक्ट। अभिषेक थोराट जी का क्वेश्चन और आपका जो प्रेजेंटेशन का है ना, एकदम मैचिंग में आया। अभिषेक थोराट सर लिख रहे हैं कि भाई रमन सर, मैं आपको महाराष्ट्र कुसुम के बारे में कांटेक्ट करूंगा। आई एम फ्रॉम छत्रपति शिवाजी नगर। आई वांट टू नो, आई आई नो व्हाट पुल्ट और इन्फोसोल। व्हाट पुल्ट, ये कौन अच्छा, और इन्फोसोल। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम चीज़ अब हमारे दर्शक ये भी पूछेंगे, भाई आप कैसे उनको हेल्प करोगे? तो वो टू यस। यू सर। श्योर सर। सो जैसे कि सर आपने बताया, मतलब पहले इंट्रोड्यूस किया है, वी हैव डन मोर देन 100 megawatts ऑफ इंस्टॉलेशंस नाउ, and we offer very comprehensive services, be it solar parks, rooftop solar, open access, and PM Kusum. Proud to say that we are working now in almost 4 states for PM Kusum. So we are developing a pan-India footprint on the PM Kusum scheme. In terms जी। of our team setup, I have now, I think 8 years was a couple of years back. I have now 10 years of experience in renewables. I've worked with the Fortune 500 companies to advise their to create their net zero strategy and clean energy transition plans. And we have very experienced people on the board. My father, who has more than 35 years of experience in electricals and has done a lot of utility scale projects, and Mr. Ajay Kodgire, who is working on the residential and land acquisition front. सो हाउ वी कैन सपोर्ट यू सर? बेसिकली हमारे होटल में पूरा मेन्यू है। आप खाली स्टार्टर खाना चाहो तो हम आपको स्टार्टर दे सकते हैं, आप अला कार्ते करना चाहो तो हम आपको अला कार्ते दे सकते हैं, और आप अगर पूरा 5 कोर्स मील करना चाहो तो हम वो भी दे सकते हैं। तो कुछ लोग हैं जो खाली टेंडर के लेवल पे जो हमारा एक्सपर्टीज है वो यूज़ करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वी कैन सपोर्ट देम इन टर्म्स ऑफ डूइंग द सबस्टेशन लेवल एनालिसिस, डूइंग द बिडिंग स्ट्रैटेजी, उनका सारा डॉक्यूमेंटेशन ईटीएस पोर्टल पे, बिड सबमिशंस, एक्चुअल बिड सबमिशन, वैलिडेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें हम उनको दे सकते हैं। एक बार प्रोजेक्ट मिल जाता है तो अगर कोई हमें एज अ कंसल्टेंट डिप्लॉय करना चाहता है, जस्ट टू गेट द हाई लेवल पर्सपेक्टिव कि इंजीनियरिंग कैसा है, बिल ऑफ मटेरियल क्या होना चाहिए, सोर्सिंग कहाँ से करनी है, क्या रेट में खरीदना है, अप्रूवल्स और लाइजनिंग हमसे करवाना है, या फिर एग्जीक्यूशन में उनको क्यूसी सपोर्ट चाहिए, वेंडर सिलेक्शन फ्रेमवर्क्स चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, तो हम एज अ कंसल्टिंग बेसिस उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली अगर कोई चाहता है कि नहीं सर आप हमें एंड टू एंड सोल्यूशन दो, राइट फ्रॉम टेंडर टू कमीशनिंग, आप पूरा सपोर्ट करो, तो हम टर्न की ईपीसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो इस जी। तरीके से हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो किसी के कोई वेरी गुड। डाउट्स, क्वेश्चंस? सर कुछ यहाँ पे इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगा कि भाई लिंक्डइन के भी दोस्त हैं, वो भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंड इसमें तो आ रहे हैं, निमेश जी का क्वेश्चन है, ओवरलोडिंग विल एड अप द कॉस्ट, रादर ट्रैकर विल गिव सिमिलर बेनिफिट्स विथ लेस कॉस्ट। उनका एक सजेशन है सर, इज इट? Definitely, sir. I mean, tracker is definitely very good and something which people should consider. But again, I mean, we have created something as a base case for our viewers. We did not want it to complicate it. So your suggestion is very valid, sir.
नाउ ट्रैकर पे एक हमारा जो पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप नॉन डीसीआर लगा रहे हो तो मे बी द बेनिफिट इज नॉट सो हैवी एज कम्पेयर टू व्हेन यू आर पुटिंग अप अ डीसीआर, बट दिस इज आवर पर्सनल ओपिनियन। सो जो लोग सब्सिडी अच्छा। में जाना चाह रहे हैं जहाँ पे मॉड्यूल एक्सपेंसिव है, तो इट मेक्स सेंस टू नॉट पुट अप एडिशनल मॉड्यूल बट पुट अप ट्रैकिंग सिस्टम्स। और जो सब्सिडी में नहीं जाना चाह रहे हैं, जो नॉन डीसीआर लगा रहे हैं, सिंस दैट मॉड्यूल इज चीपर टुडे, तो इट मेक्स सेंस टू सॉर्ट ऑफ डू ओवरलोडिंग। चलिए, मेक इन इंडिया लाइव का ये आंसर है कपिल अजमीरा जी के लिए। उन्होंने लिखा है कि 20 लाख इज पॉसिबल ऑन ओवरलोडिंग 30%। चलिए, मेक इन इंडिया लाइव, थैंक यू। हाँ, निमेश जी का है 20 लाख पॉसिबल विदाउट ओवरलोडिंग विथ डुअल एक्सेस ट्रैकर। चलिए ठीक है, आपने अपने एरिया में सोलर फार्म प्लांट के लिए टेंडर निकला, ये कैसे चेक करें? हाँ, ये भी एक बात आती है सर। अभी जैसा आपने बताया कि इसका जो टेंडर है 22 इज़ द लास्ट डेट, तो ये जो टेंडर्स निकलते हैं उस स्टेट के, तो ये कौन से वेबसाइट में जाके ये चेक किया जाए? सर सबसे पहले तो नोडल एजेंसी कौन है ये आपको समझना जरूरी है। तो हम्म। यू कैन गो ऑन टू द पीएम कुसुम वेबसाइट, हम्म। जो कि एमएनआरई के लिंक्स में भी आपको मिल जाएगी। देर इज अ डेडिकेटेड वेबसाइट फॉर कुसुम जिसका लिंक्स हम आपको शेयर कर देंगे। तो हम्म। उस वेबसाइट से आपको पता चलेगा कि कौन से स्टेट की नोडल एजेंसी कौन सी है। तो जैसे महाराष्ट्र की बात की जाए तो एमएससीडीसीएल जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो नोडल एजेंसी थी। और अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो एमपीयूवीएनएल जो वहाँ की रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, वो जो महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में मेड़ा जिसको कहते हैं, मेड़ा वहां पे टेंडरिंग करवा रही है। तो हम्म। हर स्टेट में अपना अलग नोडल एजेंसी असाइन किया हुआ है ये प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये नोडल एजेंसी के वेबसाइट पे आपको जाना है और इनके जो टेंडर्स के डिटेल्स है वो आपको पढ़ते रहने हैं। उससे आपको पता चलेगा। और दूसरा इजी तरीका है, आप जैसे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करें। आपके अपडेट्स आते नहीं रहेंगे जिससे लोगों को पता चलेगा कि कहाँ पे कब टेंडर आ रहा है, उसका डेडलाइन क्या है, सबमिशन डेट्स क्या है एंड स्टफ। नहीं, ये निमेश जी का है क्वेश्चन, ओवरलोडिंग विल ऐड द कॉस्ट एंड विल रिक्वायर मोर स्पेस रादर सेम स्पेस में अगर हम करना चाहते तो वो अपना ट्रैकर इज मच बेटर, ये या उनका। नथिंग अगेंस्ट ट्रैकर, इट इज जस्ट दैट अगर मतलब इट इज अ इंटरनल डिसीजन बाय ईपीसी। जो लोग स्पीड और स्केल और सिंप्लिसिटी को प्रेफर करते दे वुड प्रेफर नॉट टू डू ट्रैकर। और जो लोग आई वुड से ओवरऑल सिस्टम के ऊपर देखना चाहे, हायर जनरेशन लेना चाहे, बेटर आईआरआर निकालना चाहे, तो दे कैन गो फॉर ट्रैकर्स। चलिए इट्स ठीक। अ आई वुड से इंटरनल डिसीजन विच ईपीसी एंड अ डेवलपर हैज टू टेक। अच्छा, एक अंदाजन ऐसे ही बता दिए सर, अगर हम ट्रैकर के साथ जाएं तो व्हाट विल बी द कॉस्ट इंक्रीज? करीबन सर आपका 4.5 रुपीज पर वॉट पीक आपका कॉस्ट इंक्रीज होता है। और अगर आप उस मेगावाट लेवल कॉस्ट स्केल में इंक्रीज बात को किया है तो लैक्स में कितना होगा सर? 45 lakhs पर मेगावाट। 45 लाख पर मेगावाट, इट्स ए बिग अमाउंट सर। हाँ, थ्री हाँ, पॉइंट फाइव करोड़ में तो आज की डेट में सिस्टम खड़ा हो जा रहा है। करेक्ट। तो 45 lakhs पे आपको मोटा मोटी आप देखोगे कि 20% ज्यादा जनरेशन मिल रहा है, 20 या 22%। हम्म। तो ओवरऑल इट इज मेकिंग सेंस। हम्म। बट अगेन एग्जीक्यूशन जब आप करते हो ना, व्हेन यू पुट अप ईपीसी हैट, कि भैया मेरे को रिस्क फ्री प्रोजेक्ट चाहिए, मेरे को फास्ट एग्जीक्यूशन चाहिए, मेरे को 3 महीने में डिलीवरी देना है, मेरे को हम्म। मेंटेनेंस भी इजी करना है, तो देन दोज आर द क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू एड्रेस एंड दैट इज वेयर दैट डिसीजन वुड कम। कि मेरे को ट्रैकर में ओके। सही में कितना फायदा हो रहा है एज कंपेयर टू द एडिशनल एड ऑन्स। एक तो हो गया कॉस्ट, बट दूसरा हो गया ये जो रिस्क आप ले रहे हो, इसमें क्या बेनिफिट मिल रहा है, उस हिसाब से यू कैन अराइव एट अ डिसीजन की करना है कि नहीं करना है। एंड यूजुअली पीपल डूइंग डीसीआर आई वुड रेकमेंड ट्रैकर लगाइए, बट नॉन डीसीआर में उतना ज्यादा कॉस्ट बेनिफिट नहीं है आज के डेट में। दीपक टिंगरे साहब का है क्वेश्चन, इको इज कमिंग सर। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, ये कुछ टेक्निकल ग्लिच है, इको आ रहा है, लेकिन जहाँ तक लड्डा सर की आवाज़ की बात है, वो थोड़ा सा इको है लेकिन फिर भी समझ आ रहा है। चलिए अच्छा, मेक इन इंडिया प्लीज शेयर द कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर टेंडरिंग सपोर्ट। फाइनल बताओ सर। कैसे हो? सो सर, हाँ। you can reach out to us at this two email IDs. हम्म। One is a generic email ID, which is the sales email ID which we have, and another is our executive manager for the Kusum scheme, Mr. Sagar Gaike. So these are the two email IDs on which you can drop your inquiries, and we will be more than happy to support you.
इट्स SAGAR.GAYAKE, सागर गायके यस। @infosol INFISOL -energy.in। अगर आपको इसमें भी अगर याद रखने में तकलीफ हो रही है तो आप सीधा सीधा सोलो इज माई पैशन @gmail.com पे डाल दीजिएगा। वो हम सारे मेल्स फॉरवर्ड कर देंगे इन्फोसोल की टीम को। तो इनफैक्ट सर मैं अब चाहूँगा कि सर और कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप अ, अ, कर लेते हैं। एनीथिंग एल्स सर? कुछ क्वेश्चंस? हाँ, रमन सर? एनीवन, आई एम नॉट एबल टू सी द क्वेश्चंस वेयर नहीं नहीं आर। नहीं नहीं, ये हम प्रेजेंटेशन हो गया, अब हम क्वेश्चन आंसर्स ले लें। यस 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 सर, यस प्लीज। ओके सर, ये बंद कर देंगे। हाँ। या आई विल स्टॉप। हम्म, यस, डन। ओके, चलिए ठीक है। तो ये था ओवरऑल प्रेजेंटेशन इन्फोसोल की टीम की तरफ से, जहाँ पे हमने 14,000 मेगावाट का जो टेंडर अभी लाइव है एमपी में, हाँ, उसके बारे में बात कर रहे थे। और वी आर थैंकफुल टू और सपोर्टर्स, दैट इज़ आइकॉन सोलर एंड सेलेक। सेलेक के बारे में बता दूँ कि दे आर वन ऑफ द लीडिंग इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर मेड इन इंडिया। और दे आर बी बी डबल ई सर्टिफाइड। और वहीं अगर मॉड्यूल्स की बात करें तो मॉड्यूल्स में वी आर थैंकफुल टू आइकॉन सोलर एंड आइकॉन, दे आर वन ऑफ द लीडिंग मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स इन सेंट्रल इंडिया विद ए प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 600 मेगावाट्स, एंड वो अभी 2 गीगावाट्स का और एक्सटेंशन कर रहे हैं। दैट कम्स टू 2.6 गीगावाट का हो रहा है। और अच्छी बात यह है कि भाई उनका भी सेल लाइन आ रहा है विद इन 1 ईयर। तो ये तो था अच्छी अच्छी बात। आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन है तो वो हम अब ले लेते हैं। अभी लटा सर हैं हमारे साथ, कुछ टाइम है हमारे पास। सर ये जो प्रेजेंटेशन है या जो ये मुद्दा है, अब वो ट्रैकर की तरफ ज़्यादा बढ़ चुका है। ट्रैकर्स कंपनीज कोट द प्राइस बेस्ड ऑन द इम्प्रूव्ड जनरेशन एंड नॉट ऑन द बेस्ड ऑन द मटेरियल इनपुट कॉस्ट। रमेश कुमार सर का ये क्वेश्चन है सर। सर वो तो इज इट वैल्यू सो? बेस्ड प्राइसिंग कोई भी करना चाहेगा जब मार्केट जो है नेसेंट है। एक बार ऐसा? मार्केट सैचुरेट हो जाएगा तो इट विल बी कॉस्ट प्लस मार्जिन्स, बट हाँ, जब तक मार्केट नेसेंट है इट वुड बी अ वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। मतलब कि अभी अभी किलो पे नहीं आए हैं, हाँ? हाँ, हाँ। या वॉटेज पे नहीं आया है, हाँ? Correct. चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ लीजिए। अभी टेंडर है। ए बिग थैंक्स टू मिस्टर लड्डा एंड सोलो इज माई पैशन टीम। रमेश जी, थैंक यू। एंड मैं चाहूँगा कि भाई आप लोगों को और कौन कौन से टॉपिक्स चाहिए हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। क्या है कि भाई हम आप लोगों के ही डिमांड के बेसिस पे एक्सपर्ट्स को कोऑर्डिनेट करते हैं, एंड वी रिक्वेस्ट देम टू शेयर देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑन आवर प्लेटफॉर्म। तो मैं चाहूँगा कि भाई आप कौन कौन से टॉपिक्स चाहते हैं अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे। महाराष्ट्र का एम एस के वाई वर्जन 2.0, नो डाउट हम उसके लिए ऊपर कर देंगे। सोलर का सोलर का अपना ये क्या बोलते हैं, सोलर पार्क्स के ऊपर भी हम करेंगे। हाँ, फिर पावर फैक्टर के ऊपर भी हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक का जो सेशन रहेगा दैट विल बी ऑन पावर फैक्टर बाय सेलेक्ट की टीम। अभिषेक थोराट सर का क्वेश्चन है, सर अभी महाराष्ट्र में पावर परचेज रेट क्या चल रहा है? गुड क्वेश्चन। सो महाराष्ट्र में सर अभी करीबन आई थिंक 29th या 30th राउंड चल रहा है। तो देर इज नॉट अ लॉट ऑफ कंपटीशन, ऑलरेडी 17 गीगावाट जो टेंडर हो चुका है। 300-400 मेगावाट जो बचा है, जो पिछले 4-5 महीने से चल रहा है। तो इसलिए आप जो सीलिंग टैरिफ है वो भी डालोगे तो देर इज अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी कि आपको वो टैरिफ पे मिल जाएगा। तो 3/9 3/10 पे भी आपको आज की डेट में महाराष्ट्र में टेंडर मिल जाएगा। वेरी गुड। निमेश जी का कपिल जी के लिए क्वेश्चन आ गया है एनी रीजन वाई यूजिंग मोनोपर्क ओवर टॉपकॉन? हाँ, ये टॉपकॉन और मोनोपर्क में अभी भी लड़ाई चालू है क्या सर? नहीं सर, वो तो बहुत क्लियर कट है। हम्म। एंटायर इंडस्ट्री ग्लोबली एंड इन इंडिया हैज शिफ्टेड टू टॉपकॉन। तो हम्म। ओनली दैट डीसीआर अगर आप जाओ तो देर आर आई थिंक ओनली 2 OEMs हम्म। which are producing Topcon right now in good quantums, and others are catching up. बराबर। तो अगर आप डीसीआर जाना चाहते हो, प्राउड टू से दैट वी आर चैनल पार्टनर फॉर अडानी, सो अडानी इज वन ऑफ द पायनियर्स इन डीसीआर।
टॉपकॉन। टॉप कॉन, तो हाँ। आपके पास ऑप्शंस थोड़े लिमिटेड हो जाते हैं। अडानी है, एमवी है, आई थिंक प्रीमियर इज ऑल्सो कमिंग अप। तो दो या तीन ऑप्शन है प्रीमियर आज भी के आ रहे डेट में, हैं, अगर आप हाँ। टॉपकॉन जाना चाहो तो, जिनका खुद का सेल मैन्युफैक्चरिंग है। बराबर। और अगर आप इनफैक्ट रिन्यू का भी तो सेल मैन्युफैक्चरिंग है सर, बट दे आर नॉट इन टॉप कॉन ना। आई डोंट थिंक सो सर, नॉट येट हम्म, इन टॉपकॉन। चलिए। तो फ्रेंड्स, ये था सेशन आज का, दैट वाज ऑन 14,000 मेगावाट कुसुम सी टेंडर एमपी का। एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई आप में से कई लोग को इसके बारे में अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। और अगर आपके मन में अभी भी कुछ डाउट है तो आप इन्फोसोल की टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको पूरा पूरा और भी गाइड करेंगे। एंड घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये जैसे हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं कि भाई वहाँ पे अभी तक 9 राउंड्स हो चुके हैं, तो ये एमपी की अगर बात करें तो अभी ये कौन सा राउंड है सर, जहाँ तक सेकंड नहीं नहीं थर्ड? सर, ये तो पहला पहला ही राउंड है ये स्कीम का। पहला ही राउंड है। तो आप लेट नहीं हुए हैं, हाँ। ऐसा मत सोचिए कि भाई अगर हम इस बार नहीं ट्रेन पे चढ़ पाए तो वो ट्रेन छूटी नहीं है, दूसरी सर ट्रेन इनफैक्ट आएगी। मैं मेरा पर्सपेक्टिव शेयर करता हूँ। हम्म। जब फेज 1 हुआ था करीबन 8.5 गीगावाट का महाराष्ट्र में, हमें खबर भी नहीं थी। हम्म। हमें पता भी नहीं था, हम भी उसी बोट में थे जहाँ पे हमारे व्यूअर्स है अभी। हम्म। और ये टेंडर की तरफ हमने देखा भी नहीं था। और फेज 1 हो चुका और 8 गीगावाट जब अवार्ड हुआ, और मेरे कुछ मेंटर्स है, उन्होंने कॉल करके मेरे को बोला कि यार तुम इसमें क्यों नहीं काम कर रहे हो। सो देन वी पिक्ड अप थिंग्स, और आज साल भर में ही वी हैव यू नो पिक्ड इट अप नाइसली। तो आई थिंक अभी भी समय नहीं गया, अभी वी आर एट वेरी नेसेंट स्टेज। महाराष्ट्र की भी बात की जाए तो मतलब खाली 5%, टोटल 17 गीगावाट में से 5% ही काम हुआ है। तो तो अभी भी इसमें काफी कहीं काम कोई होना लेट नहीं बाकी हुए है। हैं, हाँ। हाँ, तो महाराष्ट्र में भी आप लेट नहीं हुए, एमपी में तो अभी शुरुआत ही नहीं हुई है। तो वी आर एट द टिप ऑफ द आइसबर्ग ओनली। हाँ। एंड फ्रेंड, जैसा कि मैंने सेशन की शुरुआत में ही बोला था कि भाई गेम वही है, लेकिन यहाँ पे थोड़े से रूल्स बदल जाते हैं। हमको क्वांटम भी बदल जाता है, और इसी को ध्यान में रख के हम इनफैक्ट कल से तो हमारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चालू है, दैट इज़ इन पूना है। एंड इसी को ऐसे ही जब किलोवाट टू मेगावाट करके एक हम लोगों का सेशन आ रहा है, दैट इज़ फ्रॉम September 1 है। जहाँ पे ये मेगावाट की तैयारी है, मेगावाट की लिटरली तैयारी कैसे की जाती है, कैसे टेंडर पढ़ा जाता है, कैसे टेंडर में पार्टिसिपेट किया जाता है। इनफैक्ट कैप्टिव क्या होता है, ग्रुप कैप्टिव क्या होता है, ओपन एक्सेस क्या होता है, ग्रुप और भी कुसुम के कंपोनेंट ए और सी की कैसी तैयारी की जाती है। तो इन सब के जो एक्सपर्ट्स हैं वो सारे आके आपको उस ट्रेनिंग सेशन में, इट्स एन ऑनलाइन इंटरेक्टिव ट्रेनिंग जहाँ पे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो आप इंडस्ट्री में जानते हैं वो सारे के सारे आते हैं। एंड दे शेयर द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। इनफैक्ट लॉस से रिलेटेड राज निरंजन सर हैं, फिर उसके बाद सुधीर बुदे सर हैं। तो ये सब लोग आते हैं। एंड मैं तो चाहूँगा कि भाई आप सब जो अपना करियर है सोलर में बना चुके हैं एंड किलोवाट में काम करते हैं, दे शुड डेफिनेटली ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। September 1 से स्टार्ट होगा, और सेम चीज़ लिमिटेड। अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि भाई ऑनलाइन है तो 500 को एक साथ कर देंगे। इट्स नॉट 500 वाला, लिमिटेड सीट्स ही रहेंगी। एंड टाइमिंग्स भी बड़े हमने अच्छे रखे हैं। इट्स इवनिंग 6:30 to 8:30 जूम पे रहेगा। एंड इसकी रिकॉर्डिंग अगले आपको एक साल तक मिलती रहेगी। और इसमें जो अपडेट्स आते रहेंगे, हाँ। फिलहाल जैसे हम बात कर रहे हैं, वीएनएम आ रहा है, जीएनएम आ रहा है, ओपन एक्सेस है, कैप्टिव है। तो ये सब हम आपको बताते रहेंगे। तो ये हैं कुछ हमारे एक्सपर्ट्स जिनके साथ आपको इंटरेक्ट करने का मिलेगा। राहुल नरवली जी, सुधीर बुदे सर, अरविंद करिंदगर सर, कमलेश कटारिया एंड वेंकट राजेश, एंड और भी एक्सपर्ट्स हैं। एक्सपर्ट्स की कोई कमी नहीं है हमारे पास। वी हैव ए कंप्लीट गुड सेट ऑफ एक्सपर्ट्स जिनका ऑलमोस्ट किलोवाट क्या बोलेंगे तो गीगावाट्स में एक्सपीरियंस है आज की डेट में। तो आपको उनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा एंड आपको उनके साथ सीखने का मौका मिलेगा। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। आप में से जो लोग भी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, दे शुड डेफिनेटली किलोवाट से मेगावाट तो होना ही चाहिए। लड़ा साहब, आपका क्या इसमें टेक है? हम्म? डेफिनेटली आपको सर। आपको कितने धक्के खाने पड़े अगर ऐसा चाहिए होता तो? हाँ। नहीं नहीं, एक्चुअली इंडस्ट्री जितने जितने तेजी से आगे बढ़ रहा है ना, तो अभी हम खुद देख रहे हैं कि जो टारगेट हमने 2030 का रखा है, वो भी शायद 6 महीना पहले हम अचीव कर पाए, जिस जिस पेस से टेंडरिंग हो रहा है और एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो हमें ये देखना जरूरी है कि हम अपने आप को कैसे अपग्रेड कर रहे हैं, क्या हम वही चीज कर रहे हैं जिससे हमारा कंफर्ट लेवल है,
तो मे भी हम उतना ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो हमें थोड़ा सा कंफर्ट लेवल से बाहर जाना पड़ेगा, अननोन्स के साथ, वेरिएबल्स के साथ जो है वो अपना पीस बनाना पड़ेगा। और गलतियां तो होगी, नो डाउट। आप कुछ नया करने जाओगे तो परफेक्ट दुनिया में कोई भी नहीं है। गलतियां तो होगी, बस ये इंश्योर करो कि आप कोई बहुत बड़ी गलती ना कर बैठो। और बराबर। जो नहीं नहीं, इंडस्ट्री इसी स्टेक ऐसी होल्डर्स हैं। गलतियां ना हो। हाँ, ऐसी गलतियां ना हो तभी तो हम एक्सपर्ट्स के साथ सेशन कराते हैं भाई। करेक्ट। हाँ। तो अभी ये छोटे मोटे 1,000 2,000 की गलती तो कोई काम नहीं, लेकिन जब खुद का पैसा और एंड यूजर का पैसा होता है तो वो बहुत तकलीफ में आ जाता है। करेक्ट। तो जो गलतियां हमने की हैं, हम नहीं चाहते हैं कि भाई वो आप वापस उसे रिपीट करो। हाँ। तो ऐसे करेक्ट। सेशंस का फायदा जरूर उठाओ। अभिषेक थोराट सर का है कि रमन सर, महाराष्ट्र के लिए मैं आपको अप्रोच करूंगा, चालेल का? हं? हो, खूप चालेल ना। कधी येऊ चल- शकता तुम्ही, संभाजीनगरमध्येच आहेत, मी पण संभाजीनगरमध्ये आहे। हाँ, चलिए बसूयात आपण ठीक है। सोबत। तो फ्रेंड्स, एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई जो भी हमने अपनी तरफ से कोशिश की वो आपको ज़रूर समझ आया होगा आज का जो सेशन। एंड ये प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मैं अपने जितने भी दर्शक हैं और हमारी टीम की तरफ से रमन लड्डा जी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई और आगे आने वाले दिनों में जो हम लोगों का जो फिगर्स हम लोग जो मिली है, दैट इज़ 50 मेगावाट, 100 मेगावाट, उसमें एक एक ज़ीरो और बढ़ जाए, है ये हमारी कामना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, सेम टाइम सेम प्लेस। तब तक आप इंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।